नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ टीचर में। आज हम आपके लिए लाए हैं 2024 में दिसंबर में पूछे गए सीटेट का ऑफिशियल पेपर। आज हम आपको करवाने वाले हैं CDP के 30 क्वेश्चंस। और दोस्तों, जो भी हम इसका आंसर आपको बताने वाले हैं, देने वाले हैं, ये सब आंसर ऑफिशियल आंसर की के साथ मैच्ड है। क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते हैं जो PYQ करवाए जाते हैं, लेकिन उसमें जो आंसर्स बताए जाते हैं वो ऑफिशियल आंसर की से मैच नहीं होते, वो कोचिंग के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। लेकिन आज हम जो आंसर की आपको देंगे वो ऑफिशियल आंसर की, यानी कि सीटेट के द्वारा जो आंसर की दिया गया है उसके आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? बचपन एक अलग जीवन चरण है जिसमें बच्चे के रूप में वे क्या हैं के बजाय वे वयस्कों के रूप में क्या बनेंगे ज़्यादा महत्व रखता है। तो ये आपको सबको पता है दोस्तों कि ये एक गलत कथन होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बचपन ज़रूरी है उतना ज़्यादा वयस्क ज़रूरी है। बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और समाज उन्हें भ्रष्ट करता है। इसे हम आगे देखेंगे अगर इससे कोई अच्छा हमें मिल जाए। बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं, ये गलत हो जाएगा। और उन्हें नैतिक मानव बनाने के लिए सामाजिकरण आवश्यक है। बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। जी हाँ, ये आपका करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पर। विकास के डैश आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। मनोसामाजिक, भौतिक, संज्ञानात्मक या भाषाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनोसामाजिक। विकास के मनोसामाजिक आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन थर्ड है, व्यवहार, रुचियाँ, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है उन्हें डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। और यह डैश होते हैं। पहला है जेंडर पहचान, आनुवंशिक रूप के निर्धारित जेंडर भूमिकाएं, सांस्कृतिक रूप से परिभाषित जेंडर भूमिकाएं, आनुवंशिक रूप से परिभाषित, या फिर जेंडर पहचान सांस्कृतिक रूप से परिभाषित। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका सेकेंड आंसर सही होगा। व्यवहार, रुचियाँ, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है उन्हें जेंडर भूमिकाएं के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन फोर्थ पर। क्वेश्चन फोर्थ आपका असर्शन और रीज़न बेस्ड है। अभिकथन और कारण। एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शिक्षक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। उसका कारण है विशेष बच्चों की मुख्यधारा की कथा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों कथन आपके
गलत है। विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है, पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि विशेष बच्चे क्या है, मुख्य धारा के बच्चों के साथ उन्हें विशेष बच्चों को भी सिखाया जा सकता है। तो ये एक निगेटिव टर्म है और उसका आपका अभिकथन भी इसी ढंग से था। एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। तो हमें समावेशी कक्षा में किसी भी तरह के विशेष बच्चों या अलग बच्चों को सबको एक साथ मिलाकर पढ़ाना चाहिए, न कि किसी के लिए विशेष ढंग से कोई निर्देश दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती है। परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। सीखने के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। अनुभवों के माध्यम से सीखने के बजाय याद करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाती है। तो इस तरीके से जब आपको कहा जाए कि याद करने की, तो ये तो निगेटिव टर्म है, तुरंत कट जाएगा। सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। तो यही आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 पूछा गया है लेव वाइगोत्स्की के बारे में। लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? पर्यावरण को प्रभावित करने से अपनाने की प्रक्रिया, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया, एक व्यक्तिगत क्रिया या एक एकीकृत प्रक्रिया। तो लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते थे? तो लेव वाइगोत्स्की एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में संज्ञानात्मक को देखते थे। अब हम चलेंगे अपने 7 क्वेश्चन पर। भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया है? भाषा का एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं है। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। भाषा आत्मकेंद्रित भाषा का एक रूप है जिसका प्रयोग केवल बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में बाधा डालती है। तो ये भी गलत हो जाएगा, एकदम निगेटिव टर्म है 4th। तो आपका 7 में कौन सा सही हो जाएगा? 2nd। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। दोस्तों, आज हमने जो एक CDP की 2nd क्लास ली हुई है, अगर आप हमारे वीडियोस में जाके देखेंगे, 2nd क्लास है वो, उसमें ये सब क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। जो भी हमने लेव वाइगोत्स्की के बारे में बताया है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको उसमें देखने को मिलेंगे। इससे आपका जो समझने की क्षमता है क्वेश्चंस को, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है? प्रदर्शन लक्ष्य, कभी कभी आप हिंदी के टर्म को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको इंग्लिश टर्म पढ़ लेना चाहिए। परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन। तो एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है। प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास पूछ रहा है दोस्तों, परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन। तो आपका कौन सा सही होगा? ये 3rd हो जाएगा। एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने, दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन है दोस्तों। प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का उदाहरण कौन सा है? तो एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है, यही तो है प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से लेव वाइगोत्स्की का। दोस्तों सोचिए कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके इन 3-4 सिद्धांत विदों से आया है।
लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्ययन का पालन करना चाहिए। 10th क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नई अवधारणाओं को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां हैं? नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां हैं? उदाहरण प्रस्तुत करना, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, एक परिभाषा देना और छात्रों को इसे याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये याद करने के लिए प्रोत्साहित करने, ये कहीं ना कहीं निगेटिव टर्म है दोस्तों। अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, ये भी आपका सही टर्म लग रहा है। तो दोस्तों, इसमें से आपका 3, 4, 1 सही होगा, 1 या 2 सही होगा, 1 या 3 सही। इसमें से आपने 4 तो काट दिया है, तो ये नहीं सही हो सकता। तो आपका इसमें से कौन सा सही होगा? आपका ये हमारा सही है। गैर उदाहरण प्रस्तुत करना बिल्कुल, और उदाहरण प्रस्तुत करना ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं? विनिमय करने मतलब इंटरचेंज। टीचर एंड स्टूडेंट्स इंटरचेंज देयर रोल्स। पारस्परिक अध्यापन, अनुकूलित अधिगम, ग्रहणशील अधिगम या वर्णनात्मक अधिगम। तो इसमें से कौन सा होगा? रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी कि पारस्परिक अध्यापन में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं को क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं, विनिमय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th है आपका। फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय Z सीखने की तुलना में विषय X सीखने में अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह विषय Z में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है? संज्ञानात्मक संघर्ष, अधिसंज्ञान, स्मृति या फिर संज्ञान? तो इसका दोस्तों आपका अधिसंज्ञान यानी कि मेटाकॉग्निशन संबंध ये क्षमता इसका वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब आ गए हैं 13 पर। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का महत्वपूर्ण अनुमान लगा सकती है। बुद्धि समय के साथ बदलती है। बुद्धि मुख्य रूप से आनुवंशिक विरासत में मिलती है। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है और सटीक रूप से विधेय किया जा सकता है। तो इसका कौन सा सही होगा? बुद्धि समय के साथ क्या होती है? बदलती है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर, अब हम 14 पर चलेंगे। हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी, स्वलीनता मतलब समझ रहे हैं दोस्तों? ऑटिज्म। हम आपको विकार, ऑटिज्म, इन सब के भी बारे में एक क्लास में CDP की किसी भी क्लास में ज़रूर हम आपको विशेष क्लास लेकर उसको पढ़ाएंगे। हालांकि, अब फिर से क्वेश्चन पर आते हैं। हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशल का प्रदर्शन करते हैं। उन्नत सामाजिक, भावनात्मक, पारस्परिकता की
उपलब्धि प्राप्त करते हैं, उन्नत संवाद के कौशल प्रदर्शित करते हैं, या फिर दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं। तो इसका 4 सही हो जाएगा, दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं। इंट्रा ग्रुप इंडिविजुअल डिफरेंस येट मोस्ट स्टूडेंट्स विथ ऑटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका असर्शन और रीज़न आ गया, अभिकथन और कारण का। भय और तनाव भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरमद तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। कारण अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। तो आप सिर्फ बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है दोस्तों। ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। तो इसमें फिर से आपका दोनों गलत है दोस्तों। भय और तनाव वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरमत तैयार रखना और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। तो जब भय और तनाव रहेगा तो दोस्तों कहाँ से सार्थक रूप से बच्चा सीख सकेगा। ये दोनों आपका निगेटिव टर्म है, तो ये भी गलत हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। लोकेश को एक संकल्पना, दिल्ली को दूसरी संकल्पना, भारत के समूह उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं स्वविनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। तो दोस्तों 16 क्या पूछ रहा है आपसे कि लोकेश को एक संकल्पना, यानी कि संकल्पना उसकी दिल्ली हो गई, को दूसरी संकल्पना भारत के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। हो सकती है भाई किसी को परेशानी। अब फिर क्या कह रहा है कि यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं स्वविनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। ए और आर दोनों गलत हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। तो दोस्तों इसमें यह भी सही है, लेकिन अभिकथन इसका क्या है, व्याख्या ए की आर व्याख्या नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है। नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन। नैदानिक मतलब जान रहे हो दोस्तों, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट उन छात्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त समझाया या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों के काम का आलोचनात्मक आकलन करने का अवसर प्रदान करना। विद्यार्थियों के अभिवृत्ति स्वरूप की पहचान करना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक व्यावसायिक निर्देशन कार्यक्रम तैयार करना। शिक्षकों को उनके शिक्षण विधियों के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो दोस्तों इसमें पहला आपका सही हो जाएगा, उन छात्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों की अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 साल की काकुली गणित के कठिन सवाल से जूझ रही है। उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षक क्या कर सकती है। कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसे समस्या का समाधान दें, उसे समस्या को छोड़ने और अगले एक पर जाने के लिए कहें, ये भी गलत हो जाएगा। कोशिश करते रहने के लिए प्रोत्साहित करें और ज़रूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करें। स्कैफोल्डिंग दोस्तों ये भी आपको हमने बताया था, तो ये आपका 4th सही हो जाएगा। अगर आप आज की क्लास CDP की क्लास 2 अगर देखे होते तो हमने ये भी टर्म क्लियर आपको वहाँ पे बता रखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे डैश को डैश मानता है, लेव वाइगॉट्स्की डैश को डैश मानता है। तो इसमें जीन पियाजे को मानता है किसको? निजी वाक आत्म विनियमन में प्रभावी आत्मकेंद्रित वाक संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा अगर मैं इसके ऑप्शंस पढ़ूंगा। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जीन पियाजे आत्मकेंद्रित वाक को संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत मानता है। लेव वाइगॉट्स्की निजी वाक को स्वविनियमित में प्रभावी मानता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? शिक्षार्थियों के समीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना, सभी शिक्षार्थियों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीके देना, शिक्षार्थी को जो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को विकल्प प्रदान करना, सभी शिक्षार्थियों के हितों में कार्य करना और तदनुसार चुनौती की पेशकश करना। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें फर्स्ट हो जाएगा। अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के रूपों को लागू करना। तो यही इसका सार्वभौमिक अभिकल्प में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति की सटीक अवस्थाओं को निर्देशित नहीं करता है। यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों आप सबको पता है कि ये इसका पहला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। यह बच्चों को नैतिक विकास की प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्देशित नहीं करता, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका फोर्थ जो इसमें है, यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का फोर्थ इसमें सही आपका हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने 22 क्वेश्चन पर। प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इसमें दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा आपका? इसमें आपका एक सही होगा। प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। ये प्रत्येक बच्चे को क्या मिल सकता है? इस तरीके की चीज़ें। बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे? द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था? तो दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा है आपको? विवेचनात्मक बोल रहा है। तो विवेचनात्मक आदमी फोर्थ में ही द्वितीय विश्व युद्ध जब के फैलने में किन कारकों का पूछ रहा है योगदान था, तो ये आपका विवेचनात्मकता को बढ़ावा देगा। उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधित हैं उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को डैश का उपयोग करना चाहिए, जो आपका ऑप्शन से आवृत्ति संग्राहक संचरण उपकरण श्रवण तंत्र है। ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है। ब्रेल एक श्रवण प्रणाली है। आवृत्ति संग्राहक संचरण उपकरण स्पर्श तंत्र है। तो आपका इसमें आपका ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है। उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधित हैं
उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को ब्रेल का उपयोग करना चाहिए, जो एक स्पर्श प्रणाली है। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? विषय पर व्याख्यान देना और छात्रों को विस्तृत नोट्स प्रदान करना, बिल्कुल नहीं। एक परियोजना सौंपना जिसमें छात्रों को किसी विषय पर जानकारी को याद रखना और प्रस्तुत कर। याद रखना आपको दोस्तों ये भी एक निगेटिव टर्म है। छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न, ये आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए खुला प्रश्न देने की जरूरत होती है। 26 है, निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? सीखने के लिए पूछ रहा है दोस्तों, का सही एक उदाहरण इसमें से कौन सा है? निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक यह रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। सेकेंड है, एक अंतिम परीक्षा में पूरे सत्र में सीखी गई सभी सामग्री शामिल होती है। थर्ड है, पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन। फोर्थ है, देश भर के छात्रों की तुलना करने के लिए एक मानकीकृत परीक्षण। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन ए जो है इसमें सही हो जाएगा। एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक यह रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों को सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है। असेसमेंट फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती हैं, जिसके कारण उनकी सामाजिक उपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक होती है। ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। दोस्तों, लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, ऐसा कोई बात नहीं है। लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमज़ोर। ये दोस्तों भावनात्मक रूप से कमज़ोर भी एक निगेटिव टर्म है। लड़कियां भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती हैं, ऐसा कोई भी बात सही नहीं है। तो आपका ए आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। 28 क्वेश्चन देखिए, 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा होगी। जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा प्रतिकूल प्रभाव पड़ती है। ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, ये आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, यही तो होता है, जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर क्या होता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका दोनों कथन सही है और व्याख्या भी करता है। 29 क्वेश्चन क्या है आपका? एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा रणनीति सबसे प्रभावी होगी? छात्रों को नई सामग्री से संबंधित कार्य को पूरा करने के तरीके के बारे में चरण दर चरण
मार्गदर्शिका प्रदान करना, नई सामग्री पर व्याख्यान देना और छात्रों को याद करने के लिए महत्वपूर्ण शब्द की सूची प्रदान करना, विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक के अध्याय को पढ़ने और अंत में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहना, छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना, यही क्या हो जाएगा? यही आपका संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करना हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका 30 है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देकर बच्चों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है, बच्चों में कमियों की पहचान करता है और उनकी सही ढंग से नामीकरण करता है। ये डायग्नोस्टिक हो जाएगा। सेकंड, अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग अलग करता, ही बिल्कुल गलत हो जाएगा। समावेशी बात कर रहा है इंक्लूजन क्लासरूम के बारे में, बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, ये रहे आपके 30 CDP के 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं ये। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से दिखे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।